जय श्री राम दोस्तों। गुरुवार 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जब पूरे भारत को गहरी चोट लगी। एक ऐसा दिन जब एक खौफनाक हमले ने हमारे देश की नींद को हिला दिया। लेकिन यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह था एक टेरर अटैक। ये एक ऐसा अटैक जो एक शहर को नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत देश को एक डर के साथ जीने पर मजबूर कर गया। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वे पर एक सुसाइड बम्बर ने अपनी जान को दांव पर रखकर हमारे 40 से ज्यादा यह अटैक इतना भयंकर था कि इंडिया को सिर्फ अपनी सोल्जर की नहीं बल्कि अपनी डिग्निटी का भी एहसास करा गया। लेकिन सवाल ये उठता है, यह अटैक किसने किया, यह अटैक क्यों किया और कैसे किया? क्या यह अटैक सिर्फ एक ट्रेजिक इवेंट था या इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल गेम था? यह हमला एक सिंपल बॉम्बिंग तो था नहीं, यह था एक जियोपॉलिटिकल सॉफ्टवेयर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा गया। आज भी कई चुपते हुए सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाया है। क्या हमने सच में इस अटैक का जवाब दे दिया है? क्या पाकिस्तान का हाथ भी इसमें था? और क्या आज भी हम उन जवानों के सेक्रीफाइस का असली मतलब समझ पाए? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये कैसे अटैक की कहानी जो सिर्फ भारत की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया के मंच पर भी अपना मोर्चा छोड़ गई। As the country was reeling with the loss of its brave hearts, India decided to retaliate. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं बल्कि अपनी टर्बुलेंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यह जगह हमेशा से डिस्प्यूट का रीजन रही है। यहाँ हर पल और हर टाइम कुछ इंटेंस तो होता ही रहता है। कश्मीर की कहानी सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है बल्कि दो कंट्रियों की कहानी है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से चल रहा पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। जब 1947 के बाद जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई जंगें हुई, कई युद्ध हुए, कई सिलसिले हुए और कई मीटिंग हुई जिसमें हर तरफ से बस खुद को सही साबित करने की ही कोशिश की गई। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर के अंदर की सिचुएशन की तो ये रीजन हमेशा से मिलिटेंट और विद्रोहियों का टारगेट रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा नाम जो अभी तक हमने सुना है वो जैसे ही मोहम्मद यानी जेईएम एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको फुल पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी आईएसआई से सपोर्ट मिलता है। जब 1999 में हमने कश्मीर में इस ग्रुप का पहला अटैक देखा था, उससे लेकर आज तक इसने ना जाने कितने अटैकों को अंजाम दिया। 2001 में पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया, 2016 में उरी अटैक को अंजाम दिया और 2019 में पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। इन सब के पीछे बस एक ही हाथ था, वो था जेईएम का हाथ। तो सवाल ये उठता है, क्या कश्मीर एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ मिलिटेंट ग्रुप की एक्टिविटी को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, या फिर कुछ नहीं, या कुछ और गैर? अगर हम कश्मीर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो ये रीजन भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर आता है। यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की रिसोर्स और यहाँ की रिलीजन टेंशन सब मिलकर इसको एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। जो पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है, लेकिन भारत के लिए अपनी टेरिटरी और अखंडता का अहम हिस्सा है। इसलिए कश्मीर सिर्फ एक लैंड का इशू नहीं बल्कि साइकोलॉजी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। यही जगह जहाँ एक अटैक के साथ साथ सिर्फ खून की नहीं बल्कि हेट्रेड, मिसट्रस्ट भी बढ़ता जाता है। और इन सब के बीच 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जब बॉम्बिंग होती है तो यह डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है लंबी चलती कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट पर। 14 फरवरी 2019 सुबह के करीब 9 बजे थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक रूटीन सीआरपीएफ कॉन्वे निकल रहा था। यह कॉन्वो काफी बड़ा था, इसमें लगभग 78 व्हीकल्स थी और उनमें करीब 2500 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान थे जो अपने नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट के लिए ट्रेवल कर रहे थे। हाईवे पर सिक्योरिटी काफी टाइट थी, लेकिन इतने बड़े कॉन्वो हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट होता है। जवान रिलैक्स थे, कुछ हंसकर बातें कर रहे थे तो कुछ अपने घर पर कॉल पर बातें कर रहे थे तो कुछ अपनी पत्नियों से बातें कर रहे थे, तो उसमें से कुछ अपनी डेस्टिनेशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर का हिस्सा बन सकता। दूसरी तरफ आदिल अहमद दर जो एक 20 साल का लोकल कश्मीरी लड़का था, अपनी एक्सप्लोजिव एक्सयूवी के साथ अटैक के लिए रेडी खड़ा था। यह गाड़ी पहले से ही जैसे मोहम्मद के आतंकियों द्वारा प्रिपेयर की जा चुकी। इस गाड़ी में लगभग 300 केजी के करीब आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट भरा रखा था। एक ऐसा एक्सप्लोजिव मिक्स जो डिस्ट्रैक्शन को हाई लेवल पर ले जा सके। फिर करीब शाम को 3:15 पर जैसे कॉन्वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लेठापोरा एरिया से गुजर रहा था, एक व्हाइट कलर एक्सयूवी हाई स्पीड पर कॉन्वो के एक बस के करीब पहुंचती है। यह एक सोची समझी चाल थी, एक सिंगल बस पर फोकस करना जिसमें करीब 40 जवान ट्रेवल कर रहे थे। और फिर होता है
ये कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पूरी रोड डिस्ट्रॉय हो गई, उस बस के टुकड़े हवा में उड़ गए, हर तरफ सिर्फ खून, नॉइस और धुआं दिख रहा था। ब्लास्ट इतना जोर से था कि आसपास की सारी बिल्डिंगों के कांच फूट गए और इसको महसूस बहुत दूर तक किया गया। ब्लास्ट के बाद कुछ घंटों में वहाँ का सीन बहुत ही सोचने लायक नहीं था। वहाँ पे हमारे फौजी भाइयों की बॉडीज के टुकड़े डरे थे, चारों तरफ खून फैला हुआ था और कई जवान हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे और पूरा हाईवे एक युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। फिर एक लोकल अथॉरिटी आर्मी ने क्विक रिस्पांस के लिए वहाँ पहुंची, लेकिन तब तक डिस्ट्रैक्शन अपना पूरा काम कर चुका था। इस अटैक में न सिर्फ हमारे 40 जवानों की जान ली, बल्कि पूरे देश को शॉक कर दिया। हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी, ये अटैक कैसे पहुंचा। इस अटैक ने न सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी छोड़ा। हर घर और हर गली और हर जगह बस एक ही सवाल था, कब तक हम अपने जवानों को इन्हीं आतंकियों के हाथों खोते रहेंगे। फिर हमारे देश भर के लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च करने लगे और रैलियां निकलने लगी। यह अटैक सिर्फ एक सोची समझी स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वार का भी। जवानों के परिवार की तस्वीर हर दिल को चीर गई। किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बच्चे का पिता इस अटैक में जरूर शहीद हुआ था। यह सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, यह पूरे देश को दुख देने वाला लॉस था। आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। एक नाम जो इस अटैक के बाद हर न्यूज हेडलाइन में छाया गया, आदिल अहमद दर, एक 20 साल का लड़का जो पुलवामा के लताफोरा एरिया का रहने वाला था। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, ये काम कश्मीरी लड़का अपने ही देश के खिलाफ और अपने ही देश के जवानों के खिलाफ कैसे एक सुसाइडर बम्बर बन के उन पर अटैक कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई जैसे ही मोहम्मद के आतंकियों से। फिर जाकर उसका माइंड वॉश किया गया और उसको अपने ही देश की आर्मी के खिलाफ भड़काया गया और यह प्रोसेस चालू हुई 2016 से और अपने खुद के देश का ही उसको दुश्मन बना दिया गया। फिर उसकी ट्रेनिंग कई महीनों तक की गई अपने देश की। आ गया है आदिल, तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसकी गर्दन पे वार करना है। ऐसी तबाही मचा दो कि वो लोग दंग रह जाए, उनका वजूद ही हिल जाए, कोई कुछ समझ ही ना पाए। तुम ही कर सकते हो आदिल, पूरी कौम को तुम पर भरोसा है आदिल, तुम ही ये कर सकते हो। इस पुलवामा अटैक की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। अगर रिपोर्ट के हिसाब से JEM के आतंकियों ने केयरफुली प्लान बनाया था कि कैसे एक एक्सप्लोसिव व्हीकल को CRPF के कॉन्वे के साथ क्रैश करवाना है। यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन आदिल की ट्रेनिंग और स्लीपर सेल नेटवर्क की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। फिर हमें यह भी पता चला कि जो इसमें एक्सप्लोसिव यूज किया गया था वो लोकली ही बनाया गया था। ये प्रूव करता है कि इस अटैक के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क था जो हर स्टेप को केयरफुली एक्सिक्यूट कर रहा था और इन सब का मास्टरमाइंड था मकसूद आजिर। और ये सब किया भी गया था मकसूद आजिर के ऑर्डर पर। मकसूद आजिर एक नाम सिर्फ पुलवामा में नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटीज जोड़ा जाता है। यह बंदा पाकिस्तान के भावलपुर में रहता है और इसको ओपनली ISI का सपोर्ट मिलता है। ये अपनी स्पीच के जरिए यूथ का माइंड वॉश करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है और उन्हें कश्मीर के लिए यूज करता है। इसके लिए कश्मीर एक रिलीजन और पॉलिटिकल मिशन बन गया है और पुलवामा अटैक उसके लिए एक सिंबल स्ट्राइक था। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने डायरेक्टली पाकिस्तान को इसके पीछे होने का आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको तुरंत डिनाई कर दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान का इस अटैक के पीछे कोई कनेक्शन नहीं है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि इस अटैक को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने प्लान किया था जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो पास कीजिए। किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे।
भारतीय एजेंसियों के अकॉर्डिंग जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। यह वही ग्रुप था जो ओपनली पाकिस्तान में रहता था और इसका मकसद था भारत के अगेंस्ट जिहाद करना। इसका लीडर था मकसूद आजिर। वो ओपनली स्पीच देता था पाकिस्तान में, फ्रीली रहता था पाकिस्तान में। और इन्वेस्टिगेशन से भी हमें पता चला बम्बर आदिल अहमद डर था, उसकी जो कई महीनों तक ट्रेनिंग की गई थी और अटैक के लिए जो RDX यूज किया गया था वो पाकिस्तान के सोर्स से आया था। अटैक के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवरेबल नेशन का ट्रेड स्टेटस खत्म कर दिया। फिर दूसरा, भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन पर पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट किए और डिमांड की कि जैश ए मोहम्मद के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाने चाहिए। और इंडिया ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर 200% तक टैक्स बढ़ा दिया। यह एक इकोनॉमिक ब्लो था जो पाकिस्तान इकोनॉमी को डायरेक्ट 100 घंटे के भीतर जिन्होंने पुलवामा का हादसे को अंजाम दिया था उनको खत्म कर दिया। फिर आई एक ठंडी रात 26 फरवरी 2019 की। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। एक ऐसी हलचल जो किसी बड़ी कार्रवाई का पता दे रही थी। मिराग 2000 फाइटर जेट अपने मिशन के लिए रेडी खड़े थे। एक मिशन जो भारत के इतिहास में एक बोल्ड स्टेटमेंट होने वाली थी। पुलवामा अटैक के बाद हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा था, भारत कब और कैसे बदला लेगा। हर सिटीजन का गुस्सा सरकार को एक बड़ा रिस्पॉन्स की डिमांड कर रहा था। तभी एक सीक्रेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया जो दुनिया को हिला दिया। रात के करीब 3 बज रहे थे। मिराग जेट्स ने अपना टेक ऑफ किया। उनका डेस्टिनेशन था पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बालकोट एक ऐसी जगह जहाँ जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मिशन इतना सीक्रेट था, सिर्फ सिलेक्टेड ऑफिसर्स को पता था और किसी को पता नहीं था। सुबह के करीब 3:30 बजे जेट ने अपने टारगेट को लॉक किया और बालकोट के कैंपस को जो सुसाइड बम्बर की फैक्ट्री कहलाती थी उन पर बम दाग दिए। काफी समय से ये चलने वाला प्लान कुछ मिनट्स में खत्म हो गया और जो बम दागे गए थे उनसे आतंकियों को मार गिराया गया। सुबह होने तक पाकिस्तान का हर सिस्टम चौक हो चुका और फिर एक तरफ से भारत ने अनाउंस किया कि बालकोट में जहाँ जैश ए मोहम्मद के आतंकी पाए गए थे वो जगह डिस्ट्रॉय कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज थी। वो कह रही थी आखिर हो कैसे सकता है। पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे एक तरफ कि ये स्ट्राइक सिर्फ जंगल में और खाली जमीन पर हुई है, लेकिन उनकी मीडिया और उनकी रिपोर्टें तो कुछ अलग ही बता रही थी। भारत में एक नया जोश था, लोग सड़कों पर आए अपने नेशनल फ्लैग के साथ सेलिब्रेट करते हुए। और ये स्ट्राइक नहीं बल्कि भारत की एक पॉलिसी का सिंगल था कि आतंकियों के खिलाफ कोई माफी नहीं होगी। बालकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में कई रिएक्शन आए। कई लोगों ने भारत के साथ खड़े होकर टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हुए और कई लोग इसके लिए चिंता भी जताई। बालाकोट एयर स्ट्राइक एक मैसेज था सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी आतंकी ग्रुप कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह एक नई शुरुआत थी, एक स्ट्रॉन्ग भारत कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यह सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, यह था 40 CRPF जवानों की कहानी, जिनमें हर एक के पीछे एक परिवार था, एक सपना था और एक जिंदगी थी जो अधूरी रह गई। जब एक जवान शहीद होता है तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि एक परिवार की दुनिया बिखर जाती। एक माँ अपने बेटे को खो देती है, एक बच्चा अपने पिता को और एक पत्नी अपने जीवन साथी को। कश्मीर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह उनकी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसी रियलिटी जो उन्हें रोज जीनी पड़ती। और ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। हर इंसान जो ये देखता है उसका दिल रो पड़ता। इन सब चीजों से हम एक चीज समझते हैं कि ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, एक इंसानियत के लिए भी टेस्ट है। और अगर ये बैलेंस खत्म नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ जवानों पर नहीं हम लोगों पर भी होता है। इस पूरे इंसिडेंट ने एक चीज तो क्लियर कर दी, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट हमेशा इंसानियत को चुकानी पड़ती है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इनोसेंट कश्मीरी हो। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हम आम लोगों को ही होता है। पुलवामा और बालकोट हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम लोगों की भी है। लेकिन यह हमें याद रखना जरूरी है कि हम पीस के लिए भी उतना ही एफर्ट डालें जितना हम वॉर के लिए डालते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री होती है यहीं खत्म। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।